से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा कि सदर आइन के मुताबिक स्वाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। सदारती रेफरेंस आइन और कानून के खिलाफ है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 224 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस नंबर 1/2019 को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को 17 अगस्त 2019 का नोटिस भी वापस लिया जाता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जजेस का एहतसाब जमहूरी मुआशरे के लिए ज़रूरी है। जजेस के कानून के मुताबिक शफाफ एहतसाब से अदलिया की आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। इससे आवाम का एतमाद बढ़ेगा और कानून की बालादस्ती होगी। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ जावेद सुमरो से। जावेद, तफसीली फैसले में और क्या कहा गया है? जी सलमा, तफसीली फैसले में वाज़ेह तौर पर जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसको एक खिलाफ जो दरख्वास्तें थी जस्टिस काजी फायज ईसा की, उनको दुरुस्त करार देकर जो रेफरेंस था उसको अदालत ने फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो रेफरेंस था वो तैयार करने के जो मराहल थे उसके अंदर उसको सही तरीके से तैयार नहीं किया गया, और जो पूरा प्रोसेस था उस सदारती रेफरेंस को बिल्ड करने में, तैयार करने में और रेफरेंस फाइल करने में वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इसमें फैसले के अंदर जो 224 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी कि जुडिशरी की जो आज़ादी है, वो इस किस्म की खराब चीजों से इफेक्ट नहीं होगी, इस किस्म की चीजें उस पर इफेक्ट नहीं होगी, ना ही इस किस्म की चीजों से इन शिकायत से उसको अंडरमाइन किया जा सकता है। इस फैसले का जो कंक्लूजन है सलमा, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस के ऊपर भी एक पूरा नोट लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस है वो हमेशा रहनी चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जो है वो डेमोक्रेटिक वाइब्रेंट सोसाइटी के लिए एक लाइफ ब्लड है, एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसके अंदर इंडिस्क्रिमिनेट करना, कोई तफावत पैदा करना कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसको सही नहीं किए जा रही, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो जजेस की शफाफ अकाउंटेबिलिटी है वो अपनी जगह पर इस अदालती जो अदलिया की आज़ादी है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और इसी एहतसाब के अमल से जो है अवाम के अंदर जो अदलिया के ऊपर एतमाद है वो मजीद बहाल होगा, और मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसको प्रमोट करने में इसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, ताकि लोगों का अवाम का जो है वो एतमाद बहाल हो सके और तमाम जो अदलिया है पाकिस्तान की उसके ऊपर। इसके अलावा इस फैसले के अंदर जो है ये भी बात की गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जो लॉ मिनिस्टर और चेयरमैन ARU के हुक्म पर चेयरमैन VR ने जो उनके टैक्स इंफॉर्मेशन उनको दी थी, उसके हवाले से भी एक बात कही गई है कि प्राइमा फेशी सिर्फ ये था कि वो ये चाहते थे कि वो उनको एक्सपोज करें कि उन्होंने गलत तरीके से ये की, और चेयरमैन FBR ने उस सारे डायरेक्शंस को मानते हुए जो है जो हिदायत की है, वो हिदायत दी गई थी, वो भी खिलाफ कानून है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया के हवाले से ये चेयरमैन FBR को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो अपना तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रखें, और इसके अलावा जो अगेंस्ट लॉ मिनिस्टर के हवाले से भी ये बात है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से भी बात है। ये तमाम चीज़ें जो उस वक्त समाअत के दौरान हुई थी उसकी डिटेल इसके अंदर मौजूद है, और आर्टिकल 10A का भी जिक्र है जिसमें किसी भी फरीक को जो है शफाफ ट्रायल का हक देता है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, उसका भी जिक्र किया गया है कि जो फरीक है उसको आर्टिकल 10A का मुकम्मल फायदा दिया जाना चाहिए। जी अच्छा जावेद, इस फैसले का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, किस तरह से ये फाइल हुआ, कितना अरसा केस चला, कितनी समातें हुई? जी, इस पे तकरीबन 39 के करीब, जो मुझे याद आ रहा है कि 39 के करीब इस पे समातें हुई थी। तकरीबन 1 साल से ज्यादा इस रेफरेंस की जो समातें, रेफरेंस के हवाले से जो सदारती रेफरेंस के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें थी, उस पर समाअत हुई थी, और इस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से फिर बाद में जब समाअत मुलतवी जब मुझे याद आ रहा है कि 19 जून को ये जो इसका जो ऑर्डर आया था, शॉर्ट ऑर्डर, उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर ये कहा था FBR को कि 100 दिन के अंदर एक अपनी जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया है उनके हवाले से जितनी भी तफ्तीश करनी है
टैक्स के मुतालिक वो करने, और उस पर एफबीआर ने अपनी फाइनल वो उसका रिजल्ट भी दे दिया था कि उनके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 39 के करीब इस रेफरेंस के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर समाअत हुई है, और इन समाअतों के हवाले से हम देखते हैं तो जो आज जो है इस हवाले से जजमेंट दी गई है, डिटेल जजमेंट दी गई है, जिसमें सूरह निसा की आयत नंबर 135 का भी मुकम्मल तौर पर जिक्र है। जी अच्छा जावेद, 1 साल तक ये केस चला और आज इसका तफसीली फैसला भी जारी हुआ है। क्या इस फैसले में चेयरमैन एफबीआर के लिए भी कोई हुक्म शामिल है? जी, चेयरमैन एफबीआर के हवाले से यही कहा गया है कि उन्होंने जिस तरह से उस वक्त एआरयू के चेयरमैन और लॉ मिनिस्टर के का जो कहना माना था जस्टिस काजी फायद ईसा की एहलिया उसको उसकी टैक्स की मालूमात उनको फराहम करने के लिए, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है पेरा के अंदर कि उन्होंने जो किया और उन्होंने जिस तरह से वो तमाम मालूमात हासिल की वो बज़ाहिर उसको कानूनी टर्म्स में कहते हैं प्रामा फिशाई, वो उन्होंने सही तरीके से हासिल नहीं किया। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोशिश की कि इस हवाले से सरीना फायद ईसा को इस हवाले से टैक्स रिटर्न्स के मामले पे एक्सपोज किया जाए, और चेयरमैन जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने और इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने उन्होंने गैर कानूनी जो डायरेक्शंस आई थी वजीर कानून और चेयरमैन एआरयू से, उन पर अमल दरामद करके अपने जो उनके रूल्स हैं, उनसे जो उनके तमाम सूरत हाल है उसको उन्होंने इनकार करते हुए तमाम जो अपनी उनकी एहलिया की जस्टिस काजी फायद ईसा की एहलिया की टैक्स रिटर्न्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी जो कानून के मुताबिक कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए थी, वो उनको फराहम की। जी अच्छा जावेद, आपने बताया कि सूरह निसा की आयत का हवाला भी दिया गया है इस फैसले में, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? जी वो इसी हवाले से है कि जिस तरह से इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जिक्र किया गया है सूरह निसा की आयत का, और इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से जो इसमें का एक सूरह निसा की वर्ष जो आयत नंबर 135 है उसमें ये कहा गया है कि वो अंग्रेजी में उसका सारा तर्जुमा है, और ये कहा गया है कि जिस तरह से मुआशरे के अंदर इक्विटी और जो शहादत है और जो सच है उसको सामने रखते हुए तमाम की तमाम बातें की जाएं, उसको आगे ले जाया जाए, और इवन यहाँ तक के आपके वालिदैन जो हैं आपके सामने हों तब भी आपको सच बोलने से नहीं घबराना चाहिए। ये इस जो आयत नंबर 135 है उसका लुब-ए-लुबाब है। ठीक है, आप साथ रहिएगा। जावेद सुमरू, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आज तफसीली फैसला जारी किया गया है जस्टिस काजी फायद ईसा रेफरेंस से मुतालिक, और इस फैसले में कहा गया है कि सदर अपने इख्तियार को आईनी तौर पर जो स्वाबदीदी इख्तियार था उसको इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए जी, ये बड़ा एक अहम सिग्निफिकेंट ये तहरीरी फैसला है जो जारी किया गया है, और बड़ी डिटेल्ड इस पे जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, 240 सफ़हात पर मुश्तमिल, और बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात नहीं आए थे पहले फैसले में, आज वो तमाम सवालात को एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। और इसमें एक तो सदर के हवाले से जो बड़ी अहम सिग्निफिकेंट एक जो जुमला है कि उन्होंने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात जो है उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। फिर ये रेफरेंस जो है ये बदनीयती पर मबनी था, और जो फैजाबाद धरना केस था उसके साथ इस मामले को लिंक किया गया कि उसकी वजह से ये रेफरेंस बनाया गया। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए बनी है इस रेफरेंस को दायर करने की वजह से। और अभी चूँकि इसमें हुकूमत अभी भी अपनी पोजीशन पे तो कायम है, वो पीछे नहीं हटी। बिलखसूस बात की जाए जो एसेट रिकवरी यूनिट बना था जिसके जरिए तमाम तक तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी की गई, उसको भी उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन आना कि उसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पूरी जो इमारत खड़ी की गई थी हुकूमत की तरफ से इस रेफरेंस के अंदर, वो इंतहाई उसकी बुनियादें बड़ी खोखली थी, और वो बुनियादें जो है आज के इस तहरीरी फैसले के बाद मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो गई हैं। जी, तबसरा करने के लिए समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।